चलो अब हम लोग का सब्जेक्ट पे चलते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट। कल कुछ मैंने चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस समथिंग ऑन दैट टॉपिक। तो हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या कल हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। कल हमने इग्निशन सिस्टम को देखे थे, मैग्नेटो सिस्टम देखे थे और एक मैग्नेटो और अल्टरनेटर सिस्टम देखे थे। ये चीज़ों को हम लोगों ने कल देखे थे, तो मैं उस डायग्राम्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। सो टुडे आई हैव इंक्लूडेड द डायग्राम इन आवर नोट्स एंड आई हैव पोस्टेड इन द गूगल क्लासरूम्स। और सेकंड थिंग, गूगल क्लासरूम मैंने अटेंडेंस भी पुट कर दिया हूँ। सो पुट योर अटेंडेंस ओवर देयर आल्सो। और नाउ थोड़ा सा हैंग हो रहा है कंप्यूटर। कल हम लोग जो अल्टरनेटिव सिस्टम में पढ़े थे उसमें एक क्वेश्चंस में एक आता है कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जामिनेशंस में कि एक पार्ट जो होता है उसका बैटरी का एक पार्ट पॉजिटिव होता है, कनेक्टेड होता है सारे अल्टरनेटर सभी से, और सेकंड पार्ट निगेटिव किधर जाता है, निगेटिव पार्ट किससे कनेक्ट होता है? बॉडी। तो मैं हमेशा बॉडी, दैट इज अर्थिंग, ये चीज हमेशा याद रखना। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। अगर कंपटीशन एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी अर्थिंग क्या रहता है वो चीज, तो ये चीज है। बहुत स्लो मेरा हैंग हो रहा है कंप्यूटर, पता नहीं क्यों। तो मेरा क्वेश्चंस ये जो चीजें था उसको डायग्राम्स को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने कल जो पढ़े थे, दैट diagram was not in the notes, but today I have tried to include the notes diagram in our notes, and I will elaborate the diagram with the explanation of the theory portions. तो इसको देखते हैं। वो हैंग हो रहा है। ये रहा। सो ये है मेरा मैग्नेटो सिस्टम। ये मैग्नेटो सिस्टम है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। आई विल डू द जूम ऑप्शंस। अगर मैं इसको ये सर डायग्राम पहले वाला तो सिस्टम है जिसमें सर बैटरी नहीं रहता था। यस, वो पहले जिसमें बैटरी नहीं रहता था, दैट वाज द सिस्टम अर्लियर वाज यूज्ड इन मैग्नेटो सिस्टम। मैग्नेटो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, वी आर हैविंग द मैग्नेट एंड इट इज सराउंडेड बाय आर्मेचर। इट इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक आर्मेचर। ये मैग्नेटिक का फ्लक्स का एक रोटेशनल करंट से जो शेफ्ट के साथ कनेक्टेड था, मेरा व्हील के साथ में या फ्लाईव्हील के साथ स्टोरेज जो एनर्जी था उसके साथ ये कनेक्टेड था। ये जब रोटेशन कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का चर्निंग हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक चर्निंग हो रहा था, और ये एक मैग्नेट का ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरा एक स्विच है, इग्निशन स्विच, जिसको बोलते हैं गाड़ी का चाबी लगाना। ये मेरा इग्निशन स्विच है और ये अर्थिंग किया हुआ है। देखो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और सेकंड इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है अर्थिंग किया जा रहा है। ये चीज बेसिक क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो इस डायग्राम में बेसिक चीज ध्यान देना है कि पॉजिटिव टर्मिनल सारे सर्किट्स के अंदर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल उसमें अर्थिंग पे जाता है। बस इतना ध्यान रखने की कोशिश करना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कॉइल से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मैंने लेके सीधा किधर दिया हूँ, रोटर आर्मेचर में। ये चीज रोटर पीला वाला जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज इन रोटेशन, और ये सभी स्पार्क प्लग से कनेक्टेड है और टाइमिंग के साथ में कैम्स के टाइमिंग के साथ ये रोटर आर्म जो है कनेक्टेड है। जो मेरा चार्ज आया है, जो करंट आया है, इसको मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर से करंट को प्रोड्यूस करके मैं लेके जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, ये जो कैपेसिटर है, कंडेंसर है, चार्ज स्टोरेज करके मैं इसको फिर से यहाँ सप्लाई कर रहा हूँ। मतलब यहाँ चार्ज स्टोर करके रखा हूँ मैंने कुछ कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर, ये कंडेंसर। आई हैव ट्राइड टू स्टोर द चार्ज ओवर हियर। चार्ज स्टोर करके जब मुझे जरूरत पड़ रहा है हाई वोल्टेज के लिए, तो मैं इसको चार्ज को फिर से रिलीज करके मैं इसको यहाँ पे रोटर आर्म में लेके आ रहा हूँ। और ये टाइमिंग जो स्पार्क प्लग में जो करंट का सप्लाई जाएगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कैम टाइमिंग। ये टाइमिंग से कैम्स का, क्रैंक शाफ्ट का जो टाइमिंग है, इंजन का कैम का जो हमारा है, इनलेट वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइमिंग्स है, उसके साथ भी हमारा स्पार्क प्लग का ये रोटर का जो आर्मेचर्स है, इसके साथ ये टाइमिंग्स बैठा हुआ है। जैसे ये रोटेट करेगा, इंजन 1 में स्पार्क क्रिएट होगा। अगर इंजन 1 में स्पार्क हो गया तो नेक्स्ट इंजन 4 का टाइमिंग आ चुका है, तो उस पर वो स्पार्क क्रिएट कर देगा। तो डेफिनेटली इस रोटेशन पॉलिसी पे, रोटेशन मेथड से हर एक सिस्टम्स पे ऑटोमेटिकली इंजन फायर होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर इसको 1 बोलता हूँ, ये 2 बोलता हूँ, 3 या 4 बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर ये 1 और 2 3 4, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये पहले 1 के साथ में ये फायरिंग ऑर्डर गया है, फिर ये 2 को फायरिंग ऑर्डर स्पार्क जा रहा है, फिर थर्ड को जा रहा है, सॉरी थर्ड को बाद में जा रहा है, फोर्थ को पहले जा रहा है, फिर थर्ड को जा रहा है। दिस इज द ऑर्डर वी है अरेंज्ड।
तो फायरिंग ऑर्डर को मैंने शायद से तुमको टॉपिक बोला था कि फायरिंग ऑर्डर को मैं समझाऊंगा, तो फायरिंग ऑर्डर मेरा टॉपिक पेंडिंग रह गया, सो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। इस ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्लास में इसको फायरिंग ऑर्डर का नोट्स तैयार करके मैं वो तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैग्नेटो सिस्टम्स। मैग्नेटो सिस्टम्स का ये डायग्राम्स है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन आवर नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हमें ये ध्यान रख के हमें ये कोशिश करना है कि ये डायग्राम बना के हम उसको नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट मेरा है अल्टरनेटर और डायनामो सिस्टम। सर हाँ ये सर मैग्नेट कॉइल में उसके अंदर से 2-3 तरह का कॉइल होता है ना, एक चार्जिंग कॉइल, इग्निशन कॉइल, दो छोटा छोटा। यस, हाँ वो उसमें सब का छोटे सर छोटे यूज क्या चार्जेस क्या होता है सर? वो मैग्नेटिक का तुम्हारा चार्ज और फ्लक्स का रेट को बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ फ्लक्स, जो मैं फ्लक्स का वेरिएशंस करूंगा, द वेरिएशंस इन द फ्लक्स जो होगा उसको मैं जो चर्निंग करे ना मैग्नेटिक फ्लक्स का, मान के चलो कि एक लाइन जैसा मैं फील कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक लाइन से एक लाइन जैसा निकल रहा है, बट इट हैज टू बी चर्न, उसको चर्निंग करना है, मतलब उसको इतना रोटेट करना है कि उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स के इलेक्ट्रॉन जो है जम करना, इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करना चालू कर दे, मतलब वो जो वायर्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अच्छा फ्लो करना चालू कर दे। इसके लिए मैं उसको चर्निंग के लिए फ्लक्स को ज्यादा ये मतलब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाने के लिए मैं उस छोटे और बड़े को अरेंज करता हूँ, तो स्टोरेज मैग्नेट को लगाता हूँ। और ये एक बैटरी वाला हम लोग देख रहे हैं, दैट इज, तो मैं इसको ये कर लूँ, ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये डायनामो अल्टरनेटर सिस्टम, जिसमें कि मैं डायग्राम को थोड़ा सा ये जूम करके जूम आउट कर रहा हूँ, इसमें पूरा डायग्राम दिखना चाहिए, थोड़ा सा और ये जूम आउट करना होगा, ये रहा। सो इन दिस डायग्राम व्हाट आई ऑब्जर्विंग दैट ये मेरा बैटरी है, बैटरी का एक एंड किस पे गया, फिर से मैं बैटरी का पॉजिटिव। एक एंड पे एक पॉजिटिव है और दूसरा एंड अर्थिंग पे जा रहा है। फिर ये मेरा सेकेंड वाला पॉजिटिव चार्ज जो मेरा जा रहा है डायनामो में, डायनामो में एक चार्ज स्टोरेज करके मैं रख रहा हूँ, और यहाँ से मेरा इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच है, जैसे मैं चाबी लगाता हूँ या चाबी देता हूँ तो डेफिनेटली करंट का फ्लो स्टार्ट हो चुका है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। प्राइमरी वाइंडिंग्स है, रेड वाला जो दिख रहा है दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग्स, और येलो वाला जो देख रहा हूँ मैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स देख रहा हूँ। प्राइमरी और वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का तरह यूज कर रहे हैं, और उसमें से करंट को लेकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करके वोल्टेज को इंक्रीज करके जो 5000 वोल्ट को हम लोग इंक्रीज 24 वोल्ट से हम लोग उसको 5000 वोल्ट पे लेके जा रहे हैं। एंड द सिस्टम इसमें सेम जो आर्मेटर डिस्ट्रीब्यूटर है, आर्मेचर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, उसमें सेम चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये कंडेंसर जो मेरा है एक्स्ट्रा पावर यूज करने के लिए, जो मेरा चार्ज एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा होगा दैट विल स्टोर इन द कंडेंसर, ये मेरा एक सिस्टम रहेगा। और कॉन्टैक्ट ब्रेकर जब भी मुझे हेलो बंद सर। करना होगा। हाँ सर बोलो। 5000 बोल सर रहा था सर। एक चीज 5000 बोलना था वोल्ट, सर। राइट। अभी सर अभी कॉल आ गया था, मयंक सर नहीं है सर जो स्किल लिंक वाले, हाँ 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 तो उनका कॉल आ गया था हमको, तो कुछ बताया सब अभी क्लास में बता सकते हैं सर सबको, कहीं सब अभी अवेलेबल है, वरना फिर हमको इंडिविजुअली ओके बताना पड़ेगा। ओके ओके तो ओके सर, तो मयंक सर फोन करके बोले कि, तो बोले कि क्लास में इनरोल करने के लिए कोर्स में, तो हम बोले सर कि स्टूडेंट 30 हो नहीं पा रहा है, तो सर बोले कि ठीक कितना हो पा रहा है, तो हम बोले 10 से 15 स्टूडेंट मैक्सिमम हो पाएंगे। तो सर बोल रहे हैं कि 10-15 में भी कर रहे हैं तो अभी हम गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो भर सकता है, गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और उसके बाद फिर सब बोल रहे हैं कि ये 12,000 लग रहा है फी, सिर्फ इसी मंथ के लिए रहेगा वैलिड, उसके बाद फिर 30,000 या 40,000 नहीं लगेगा जो फुल लेंथ कोर्स का फी है। तो सर बोल रहे थे बेनिफिट तो उठा लो तुम लोग, आप सभी बोल रहे थे हम भी झारखंड से, इसलिए थोड़ा सा अपना पावर का यूज करके तुम लोग को डिस्काउंट दिला सकते हैं अभी। 12 सी में भी डिस्काउंट होगा क्या? नहीं नहीं 15, हाँ बोले सर 15 भी रहेगा तो वही मिलेगा, 15 अगर स्टूडेंट भी मिल जाएगा तो हो जाएगा। 12 हम बोले सर मिनिमम 15 मैक्सिमम 15 हो पाएगा। तो सर बोले ठीक है गूगल फॉर्म भेजते हैं तो तुम लोग उसमें इनरोल कर लो, कम से कम गूगल फॉर्म भर दो, जो जो इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड में हुआ तो फिर स्टार्ट कर सकते हो तुम फॉर्म फिलअप करने के बाद, फिर पेमेंट का सर भेजेंगे, असल में इंस्टॉलमेंट में तुम पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लो अपना जैसा है सुनो वो। ना रे बंटी, हम्म। हर मंथ का इंस्टॉलमेंट कभी भी? नहीं दो बार मैक्सिमम सर बोले, दो बस अच्छा, 2 छः बार? 6,000 का करके। अच्छा। थैंक यू चलो सर। ओके नाउ मैं एक और मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरा एक टीचमेंट का भी एक क्लासरूम मैंने बना कर रखा हूँ। सो आई एम गोइंग टू पुट ए सरप्राइज टेस्ट ऑफ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस फॉर टुमारो। सो कल तुमको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, सो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस
एंड द पर्सन हु हैज नॉट ज्वाइन द, मैं से देख पा रहा हूँ कि टोटल 13 या 17 लड़के ही ज्वाइन किए हैं टीचमेंट में, 17 लड़के टोटल हैं। तो ज्वाइन जो लड़के नहीं किए वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट उसी में कंडक्ट करूंगा, उसमें रिकॉर्ड्स किस चीज में मेंटेन से? हो रहा है। टीच मिंट मैंने गूगल क्लासरूम में मैं नोटिस भी दे दिया हूँ, उसका आईडी भी क्लासरूम का दे दिया हूँ। जस्ट ज्वाइन ओवर दैट ओवर देयर। आया था कुछ सर, लेकिन कहाँ है हाँ टीच में? देख लेना, उसमें मैंने टीच मिंट करना दिया हुआ, उसमें एक बार चेक करना नोटिस में, उसमें कहते हैं, नहीं तो गूगल व्हाट्सएप पे मैं मैसेज पहले में लास्ट वीक से ही, पहले मैंने जब क्लास स्टार्ट हुआ था उस टाइम में मैंने किया हूँ टीच मिंट पे भी। सो गो थ्रू दैट आल्सो नाउ। So what is the timing, sir? Timing क्या होगा? टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से तुम लोग करो, क्योंकि कल मेरा क्लास में नहीं है और आई हैव गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम टू अटेंड दैट। मैं कोई टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दे रहा हूँ कि जब तुमको समय मिले तो उसको सॉल्व करना है। मतलब ये मेरा असेसमेंट करना चाह रहा हूँ कि, और एक मैं फ्लिप क्लास भी लूंगा जिसमें मैं हर एक बच्चे से सुनना चाहूंगा क्या क्या टॉपिक्स हमारा कर चुके हैं। मतलब आई विल असाइन द टॉपिक टू यू एंड यू हैव टू स्पीक आउट समथिंग फ्रॉम योर हैंड, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन क्लासेस वी आर कंडक्टिंग and I want to speak out, every student to speak out something on this subject, that is module 1 and module 2 पे जो टॉपिक्स है मैं कुछ बच्चों से सुनना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता। सो आई हैव टू असाइन समथिंग टॉपिक टू देम टू स्पीक आउट फ्रैंकली ऑन द ऑनलाइन मोड। इसी के लिए मैं इस चीज को हम लोग करेंगे कंप्लीट नाउ। देखो क्या? सर एक क्वेश्चन था सर। यस कृष्ण दो। सर यस सर पूछ रहे थे कि जैसे आपने डायग्राम में बताया कि वहाँ एक की है सर। हाँ राइट, इग्निशन की है। हाँ तो इग्निशन की में सर अगर हम लोग की देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं सर, लेकिन जब हम लोग की रिमूव करेंगे तब भी सर्किट कैसे ओपन रहेगा सर, सॉरी क्लोज रहेगा? नहीं, अगर मैं की देके रख दिया हूँ तो नेचुरली इट इज स्टार्टिंग में आ चुका है, दिस इज स्टार्टिंग में आ चुका है ये, और ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ये सर्किट जैसे मैं इसको यहाँ पे ये चीज अगर तुम ध्यान दे रहोगे, दिस इज द पोर्शन, जैसे मैं इसको इग्निशन स्विच में ऑन करता हूँ, दैट इज सेल्फ स्टार्ट बोलते हो, स्विच मारते हो या फिर चाबी लगाते हो, तो ये स्टार्ट आ चुका है, दिस हैज बीन स्टार्टेड। जैसे उसको मैं ये चाबी निकाल लेता हूँ या फिर ऑटो ऑफ डाल देता हूँ तो ये मेरा ऑफ मोड में चला जाता है और ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है और ये मेरा करंट सप्लाई रुक जाता है। सो दिस इज द मेन पार्ट वेयर इज बिन कनेक्शंस को मैं ऑन ऑफ करने के लिए इस सिस्टम कर रहा हूँ। ऑन सर या ऑफ यानी करने अगर चाबी जो हम लोग देंगे सर, तो चाबी को अगर निकाल लेंगे तो सर सर्किट क्लोज रहेगा कि ये ओपन हो जाएगा सर? अब डिपेंड करता है तुम्हारा, जैसे मेरे मैं अपने बाइक का एग्जांपल दूंगा कि मेरे बाइक का जो है चाबी निकालने के बाद भी स्टार्ट हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना चाबी और क्या है। उसका नॉच से भी चाबी का ये होता है कि एक्चुअली अगर सेल्फ स्टार्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग का एक स्विच है जिसको स्टार्ट करना पड़ रहा है, वी आर पुशिंग दैट एंड वी आर मेकिंग द कांटेक्ट बिटवीन द टू कनेक्शंस। मैं प्लस और माइनस वो कनेक्शंस को क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये एक मेरा जब मैं ऑन मोड में डाल रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे एक कनेक्शन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग द कनेक्शंस, यहाँ पे दोनों को कांटेक्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कांटेक्ट जब आएगा तो डेफिनेटली ये, अगर मैं चाबी निकाल लूँ तो, अगर मैं प्रॉपर सिस्टम की बात करूंगा तो प्रॉपर सिस्टम में बात कर रहा हूँ, तो जब मैं चाबी लगाया तो वो सर्किट डेवलप हो गया, और जैसे मैंने चाबी निकाला या चाबी को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ तो नेक्स्टली ये सर्किट ब्रेक हो गया है, वो कॉन्टेक्ट आपस में छोड़ दिया है। तो ये एक सिस्टम से ही हम लोग का काम कर रहा है। तो ये सिस्टम है मेरा मैग्नेटो सिस्टम का, और ऊपर हम लोग डायनामो का सिस्टम को देखे थे। डायनामो सिस्टम पहले था लेकिन अब वो आउटडेटेड जो है, अब बैटरी सिस्टम पर हम लोग आ चुके हैं। वी आर वर्किंग ऑन द बैटरी सिस्टम, और ये बैटरी सिस्टम पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इन ऑन कूलिंग सिस्टम, थैंक यू सर। सिस्टम। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक दैट इज कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कूलिंग इन इंजन्स। हम लोग देखते हैं इंजन्स में, हम अपने गाड़ियों में देखते हैं, वी आर हैविंग द व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म दैट, एक मेरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर मैं इंजन्स को देखता हूँ टू व्हीलर्स का, बाइक्स का, तो मैं देखता हूँ कि इंजन्स के आउटवर्ड में कुछ फिन्स बने हुए हैं, फिन्स जैसा बना हुआ है। अगर तुम मोटर बाइक्स के इंजन्स को ठीक से ध्यान से देखोगे तो इट हैज ए सेवरल नॉचेस, ये सेवरल नॉचेस उसमें है, जो कि अगर मैं फिन्स यहाँ पे एक मैं दिखाना चाहूँगा, रुको मैंने यहाँ पे fins for engines,
इसमें मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगा कि कैसे उसका है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि उसका सरफेस एरिया को मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट इंजन, जहाँ पे हीट जो है डिसिपेट कर सकेगा। अगर मैं किसी चीज को जल्दी सुखाना चाहूंगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉडी। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वी आर ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम। अगर इस डायग्राम को मैं देख रहा हूँ तो नेचुरली ये सारा चीज हम लोग डिजाइन देखते हैं हम इंजन में। ये एक स्ट्रक्चर्स हम लोग देखे हुए हैं, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आवर इंजन्स। सो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पिक्चर। अगर मैं कास्टिंग करके सिंपल प्लेन बॉडी को तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लेन बॉडी का क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, नॉकिंग का प्रॉब्लम होगा, डेटोनेशन ऑफ फ्यूल होगा, पिंकिंग साउंड आएगा मेरे इंजन से। दिस इज द, ये सारा चीज प्रॉब्लम आने वाला है। हीट अंदर से डिसिपेट नहीं करेगा तो फ्यूल पहले से प्रायर बर्न कर जाएगा, इनलेट में आने के साथ ही वो बर्न कर जाएगा। ना कंप्रेशन हो रहा है ना पावर स्ट्रोक तक पहुंचने दे रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड ए डिजाइन ऑन द इंजन विद द फिन्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इस एरिया से हम लोग क्या करते हैं, एरिया से हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, हीट को इंजन की बॉडी से डिसिपेट करते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ में। हमारा एटमॉस्फेयर में हम लोग एयर को, ये एयर के कांटेक्ट में, ये एयर टाइप ऑफ कूलिंग है, ये दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ एयर कूलिंग। एयर कूलिंग का हम लोग का ये एग्जांपल है, जिसमें कि बॉडी को हम लोग कंप्लीटली एयर के साथ में, जैसे हम गाड़ी को चला रहे होते हैं तो एयर का फ्लो के कारण से ये हीट को साथ में लेके चला जाएगा। तो हम उसका डिजाइन इस तरह से रखे हुए हैं कि एयर आराम से सारे जो प्लेट्स है, इन सारे प्लेट्स के बीच में एयर पास कर सकता है और वो हीट जो था इंजन से वो आगे फ्लो कर सकता है। हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़े थे जिसमें कि एक टेम्परेचर हीट नेचुरल फ्लो में, नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन ऑफ हीट होगा वो इस प्रोसेस से वो हीट को लेके निकल जाएगा। तो ये हम लोग का सिस्टम था। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं कूलिंग सिस्टम हमारा कितने तरह के हैं। तो बोलता हूँ मैं, एयर कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है और वाटर कूलिंग सिस्टम है। तो अब 3 तरह का हमारा कूलिंग सिस्टम हम लोग इंजन में यूज करने वाले हैं, जो कि है एयर कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम एंड वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये एक हम लोग का सिस्टम है। अगर मैं बोलूँगा कि वाटर कूलिंग सिस्टम है तो उसके लिए हम लोग को इंजन में कुछ डिजाइन को चेंजेस करना पड़ता है। सिर्फ इंजन कास्टिंग करना नहीं पड़ता है, इंजन कास्टिंग के साथ मुझे ध्यान रखना पड़ता है, इट शुड बी हैविंग द वाटर जैकेट्स, कूलेंट का फ्लो होने के लिए रास्ता होना चाहिए, और इंजन को वार्म रखने के लिए ये इसके लिए हम उसको रखते हैं, थर्मोस्टेट को लगाने के लिए पोजीशन भी रखते हैं, ताकि वो थर्मोसाइफन जिसको बोलेंगे, थर्मोसाइफन मतलब हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट टू लो टेम्परेचर ग्रेडियंट की तरफ हीट को फ्लो होने के लिए रास्ता बना के चलेंगे हम लोग। जब भी इंजन डिजाइन करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि इंजन डिजाइन डायरेक्टली किसी तरह से कर दिया गया है, बट देयर इज समथिंग लॉजिकल वी आर डूइंग द इन द इंजन, दैट इज we have to design the water jackets in the engines, we have to look after the coolant flow, how the coolant will flow throughout the engines, and how to keep the engine warm। इंजन को वार्म भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कोल्ड कंट्रीज में जाता हूँ तो नेचुरली वहाँ पे बर्फ है, तो नेचुरली इट विल रैपिडली कूल होने से कुछ मेरा इंजन कंबशन में प्रॉब्लम जा सकता है। और कोल्ड इंजन को कैसे मैं वापस से हीट अप करने के लिए कैसे रख सकता हूँ, ये एक कंप्लीट डिजाइन पैरामीटर्स है जो कि इंजन के डिजाइनिंग में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, दैट इज वाटर जैकेट्स का क्या होता है, वाटर जैकेट का फंक्शन क्या है। वाटर जैकेट सराउंड्स द सिलेंडर विद अ वाटर पैसेज। हम लोग का वाटर जैकेट्स क्या करता है, इट सराउंड सिलेंडर विद अ वाटर पैसेज, वाटर पैसेज को लेके जाता है। वो वाटर कहाँ से आएगा, वाटर कहाँ से आ रहा है, वो रेडिएटर में जो मैंने पानी डाला था, जो रेडिएटर में पानी डाला था या कूलेंट डाल रहा हूँ, तो वो उस कूलेंट, यहाँ वाटर जैकेट्स बोल रहा है, ये कूलेंट जैकेट्स भी बोल सकते हैं। तो मैं जो मैंने रेडिएटर में पानी डाला था उस पानी को फ्लो करवाएगा विद द थर्मोसाइफन प्रोसेस से, वो प्रोसेस से चलता रहेगा, अब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सिलेंडर वॉल। ये वाटर जैकेट्स क्या करेगा, वाटर जैकेट का जो वाटर है वो हीट ले लेगा, किसका, इंजन से ले लेगा, और इट विल पंप टू द रेडिएटर, और वो हीट को रेडिएटर तरफ लेके चला जाएगा, और वो एक्सचेंज करेगा, वो रेडिएटर में जो हीट आया है वो एयर के साथ वो एक्सचेंज कर लेगा, दैट विल हीट विल बी डिसिपेटेड फ्रॉम द रेडिएटर टू एयर। इस तरह का हम लोग का वाटर जैकेट्स का एक फिनोमेना काम करता है। अब देखते हैं कूलेंट फ्लो में कैसे काम करेगा। कूलेंट जो हम लोग का यूज करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हूँ, these are the some of the types of coolants we are using in our engines। coolant क्या चीज है, the flows of the water jackets where it absorbs the heat। अगर तुमने आरएसी तुमने पढ़ चुके हो क्या, आरएसी तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट? नो सर, हम लोग का नहीं है सर।
अभी आरएससी तुम लोग को नहीं पढ़े हो तो नेचुरली आरएससी में हम लोग ने एक चीज हम लोग का उसमें कॉन्सेप्ट आता है फिरॉन और ये R1216 जो है ये सारा चीज का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं फ्रिज कैसे काम कर रहा होता है फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर और हम लोग कूलेंट को पास करवाते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट है फिरॉन हो सकता है R12 हो सकता है ये सब चीजें जो गैसेस हम लोग यूज कर रहे हैं और रेफ्रिजरेंट गैसेस वो उसका टेम्परेचर बहुत लो है और रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर रखा हुआ थोड़ा सा हाई पे है वो सीधा टेम्परेचर को लेकर मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करेगा हीट को फ्रॉम द फ्रिज जो फ्रिज का कंपार्टमेंट है उसमें से हीट को वो एक्सट्रैक्ट करेगा वो कूलेंट के थ्रू से और वो अपना आपको टेम्परेचर को राइज करके फिर से पंपिंग में जाके वो कंडेंसर से वेपराइज होके वेपराइज से होकर वो वापस से एक कंडेंसर लगाते हैं कंडेंसर से फिर से कंडेंसर के लिक्विड फॉर्म में हम लोग करते हैं तो ये एक सर्कुलेशन हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है फ्रिज में जो कंटिन्यूसली हमारा अगर दरवाजा खुलेगा तो नेचुरली एयर एक्सचेंज होगा टेम्परेचर राइज होगा फिर से मेरा कूलेंट फिर से फ्लो स्टार्ट करेगा कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो ये एक पंपिंग सिस्टम होता है तो ये एक कूलेंट का फ्लो है जिसमें कि एक हीट का ग्रेडियंट का एक हम लोग का फिनोमेना है जिसमें कि हीट ट्रांसफर का एक तरह से एप्लीकेशंस में देख पाता हूँ यहाँ पे The coolant flows from the water jackets where it absorbs the heat, then flows through the radiator where heat is transferred to the air passing through it, and the amount of flow is determined by the water pump. कितना रेट से वाटर को मैं ये हीट कितना रेट से निकलेगा इंजन से दैट विल बी प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पंप कितने रेट से मैं वाटर को पंप करके वो इंजन के अंदर से सर्कुलेट कर पा रहा हूँ दैट इज द मेथड ऑफ कूलेंट ऑफ फ्लो अगर मेरा पंप ज्यादा रेट से करेगा तो नेचुरली हीट भी ज्यादा रेट से मैं डिराइव कर पाऊंगा इंजन से ये रहेगा और उसको करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कौन करेगा दैट विल कंट्रोल बाय द थर्मोस्टेट प्रोसेस से मैं उसको कंट्रोलिंग करूंगा तो हाउ द हीट विल बी ड्राइव फ्रॉम द इंजन तो कूलेंट फ्लो का हम देख पा रहे हैं और वार्म इंजन मतलब वार्म इंजन को कैसे रखा जाएगा हाउ द इंजन विल बी केप्ट इन द वार्म कंडीशन इन द कोल्ड कंट्रीज जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे मेरा कूलेंट जो है जो कोल्ड कंट्रीज है वहां पे इंजन जो है मेरा वार्म रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सो वी आर ट्राइंग टू कीप समथिंग जिसको मैं यहाँ पे एंटी फ्रीज यहाँ पे देखो कूलेंट में मैं यहाँ एंटी फ्रीज एक वर्ड लिखा हूँ जिसमें मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को मैं डाल के वाटर के साथ उसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि इट शुड नॉट फ्रीज या वो कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हो वाटर जो अगर रेडिएटर के अंदर वो पानी जम जाएगा या सिस्टम जैकेट वाटर जैकेट्स के अंदर जाके वो freeze हो जाएगा that will create a problem for our engine we will not able to proper run the engine इसी के लिए इस इंजन को वार्म रखने के लिए मैं इसको वाटर जैकेट्स को सर्कुलेशन कूलेंट का करता हूँ कुछ हीट को सदन रिस्टोर रखने की कोशिश करता हूँ कोल्ड इंजन क्या होता है when the engine is cold the thermostat is cold coolant flow to the bypass and hose and water jackets and allows engine to warm up evenly और हम लोग का जब इसी तरह इस कोल्ड इंजन और वार्म इंजन पे हम लोग का दोनों का कंट्रोलिंग किससे कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट अगर मैं बोलूंगा कि एक इंजन में टेम्परेचर रेगुलेटिंग डिवाइस क्या है अगर एक इंजन में टेम्परेचर रेगुलेटिंग डिवाइस क्या है तो मैं बोलता हूँ थर्मोस्टेट है जो कि डिपेंड्स अपॉन द वार्म इंजन्स और कोल्ड इंजन्स पे वो वर्क करेगा किस तरह का फ्लो करवाना है किस रेट से फ्लो करवाना है दैट विल कंट्रोल बाय द थर्मोस्टेट और थर्मोस्टेट का फिनोमेना क्या चीज है थर्मोस्टेट क्या चीज था मेट्रोलॉजी में हम लोग का एक है थर्मोस्टेट जिसमें कि हमें पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L T is directly proportional to L and area inversely proportional to area cross section right तो इसी फिनोमेना को हम यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग किसी सर्किट में ये कॉपर का तार लूंगा मैं अगर उसमें करंट को फ्लो करा रहा हूँ तो ये लेंथ होने से इंक्रीज होगा तो लेंथ के साथ में एक और चीज है लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है रिलेशन क्या है लेंथ और रेजिस्टेंस में अगर लेंथ इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा व्हाट विल हैपन सर इंक्रीज होगा अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है राइट मैं इसी चीज को दोनों को कोरिलेट करता है टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मेरा टेम्परेचर के साथ लेंथ भी बढ़ रहा है जब लेंथ बढ़ रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ कैन आई कोरिलेट इट टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर किसको बढ़ाया लेंथ को मैं जानता हूँ कि जब
जब हीट देते हैं तो एक्सपेंड करता है मेटल या लेंथ इंक्रीज करेगा, जैसे कोल्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये चीज मैं जानता हूँ मेटल के साथ में। तो ये चीज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। इसी फिनोमेना पे काम कर रहा है मेरा थर्मोस्टेट भी। जैसे से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा या एक्सपेंड हो रहा होगा, यही फिनोमेना से वो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। रेजिस्टेंस बढ़ना या घटना, ये चीज को रिस्टोर के मेथड से रिस्टोर हम लोग ने किए थे फिजिक्स में वर्क। रिस्टोर ही वो डिटरमाइन कर लेता है कितना रेजिस्टेंस बढ़ा है कितना घटा है, और उसके हिसाब से वो पंप्स को रेट को बढ़ाना और घटाने का एक एक्चुएशन चालू कर देता है। आज की तारीख में ये थर्मोस्टेट की जगह पे भी डिजिटल थर्मोस्टेट आ गया है। डिजिटल थर्मोस्टेट आ चुका है एंड द मैनुअल सिस्टम में अभी थर्मोस्टेट का खत्म होकर अभी डिजिटल आ चुका है और सारा चीज कंट्रोलिंग जो है ऑटोमेटिक डिजिटली हो रहा है। दैट इज द थिंग वी आर डूइंग। कभी लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है, ड्रॉबैक्स है कि अगर कूलेंट सही से सप्लाई नहीं हो रहा तो इंजन को बंद कर देता है। दैट इज कंप्लीट कंबशन स्टॉप्स। अगर कूलेंट मेरा हीटअप ज्यादा हो गया, सर्कुलेशन में ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब जो सर्कुलेशन सिस्टम में अगर ज्यादा वेपर क्रिएट हो गया होगा, अगर मैं उसको देख रहा हूँ कूलेंट के अंदर जाके देख रहा हूँ तो वो देख रहा हूँ ज्यादा हीटअप हो गया है, ज्यादा हीट हो गया है और वो वेपराइज होने का और जो बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच चुका है, तो इंजन वो अपने आप सेंस करके इंजन को स्टॉप कर देता है। तुमने कभी कभी देखा होगा कि गाड़ी बंद पड़ जाता है, गाड़ी बंद पड़ जाएगा, वो गाड़ी का बंद होने के कारण क्या था, तुम्हारा वो कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ गया था और वो जब तक कूलेंट फिर से नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक वो स्टार्ट करने नहीं देता है। तो वो सभी सोल्यूशन सब कभी कभी ऐसा होता है। तो ये एक है टाइप्स ऑफ कूलेंट हम लोग देख पा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी दैट कूलेंट टाइप्स, दैट इज कूलेंट में क्या क्या यूज करें। वाटर कूलेंट है, ग्लिसरीन भी यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है, ग्लिसरीन को भी हम लोग यूज करते हैं कभी कभी जो कि 290 डिग्री सेल्सियस है। इथिलीन ग्लाइकोल है जो कि बॉइलिंग पॉइंट 197 है। और एंटी फ्रीज हम लोग यूज करते हैं कोल्ड कंट्रीज के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम आता है फ्रीजिंग का, जहाँ वाटर फ्रीज कर जाता है रेडिएटर्स में, हम लोग उस जगह पे ये अप्लाई कर देते हैं, दैट इज एंटी फ्रीज डाल देते हैं। कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक, ये बेल्ट से ड्राइवन होता है। जितने भी रेडिएटर का तुम देखोगे फैन से भी होता है ना, वो बेल्ट ड्रिवन होगा, देखना तुम उसका पंप सभी जो है बेल्ट से ड्रिवन होता है। और पावर कहाँ से लेगा, क्रैंक, जो मेरा शेफ्ट का क्रैंक शेफ्ट से जो पावर आ रहा था उस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसमें वी टाइप का बेल्ट लगता है, हम लोग देखे होंगे ये सारी चीजें, अगर हम लोगों ने ध्यान दिए होंगे रेडिएटर के पास में पंखा होता है प्लास्टिक वाला, जो फैन होता है प्लास्टिक का, एक फैन टाइप का दिखेगा, उसका एक बेल्ट कनेक्टेड होता है और बेल्ट वो वी टाइप का बेल्ट होता है। और उसका टाइमिंग किस पे डिपेंडेंट है, क्रैंक केस पे, जो क्रैंक शेफ्ट है उसके साथ वो टाइमिंग उसका बैठा होता है, उसके साथ ही वो रन कर रहा होता है। ये कूलिंग सिस्टम का रहा। नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम क्या पड़ता है, व्हाट आर द व्हाई वी नीड द कूलिंग सिस्टम। फर्स्ट, टू रिमूव द एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन, अगर ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है इंजन में उसको रिमूव करने के लिए। सेकंड, टू मेंटेन द कांस्टेंट इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एक कांस्टेंट इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर रखना जरूरी है, जो भी मेरा अगर मुझे जो चाहिए होता है कंबशन के लिए, अगर उतना टेम्परेचर रहना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड इंजन, जितना जल्दी हो सके टेम्परेचर का कोल्ड कंट्रीज में जो है इंजन का टेम्परेचर को इंक्रीज कर सके तुरंत। और थर्ड है प्रोवाइड द मींस ऑफ हीटर ऑपरेशंस वार्मिंग द पैसेंजर कंपार्टमेंट, जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगा, एक्स्ट्रा हीट जो जनरेट होगा मैं कोल्ड कंट्रीज में अपने कंपार्टमेंट को हीट करने के लिए, जो मतलब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ तो वो हीट को मैं अपने कमरे को हीट करने के लिए यूज, वी कैन यूज दैट मेथड। ये नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम, ये 4 पॉइंट्स है और बुक्स में और भी हो सकते हैं, सो गो थ्रू दैट नोट्स आल्सो। तो हम लोग ये रहा, मैं आज इतना तक रहने देता हूँ। और एक चीज है, कल क्लास टेस्ट रहेगा, सो यू ज्वाइन द क्लास टुमारो विद द टीचमेंट एंड द टेस्ट विल बी गिवन ओवर देयर ओनली। सो आई स्टॉप माय क्लासेस ओवर हियर, और हम लोग अभी मंडे को वेडनेसडे को मिलते हैं। और इस बीच में जो रिविजन है उस टॉपिक को तुम करते रहना, और सारा नोट्स में गूगल क्लास में डाला हुआ हूँ, सो गो थ्रू दैट नोट्स आल्सो। ठीक है, तो शुड आई स्टॉप द क्लास एंड यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास ऑफ योर्स। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यस, ओके, थैंक यू सर।